अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स अब्दुल नकीद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जब भी हम किसी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम उसमें प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे उसके एमसीक्यूज और बाकी चीज़ों को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को इन कुछ चीज़ें बताता चलूँ जो लास्ट वीडियो में तुम लोगों को नहीं बताई थी। कि सबसे पहले तो हमने ये देख लिया था कि अगर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो हम सिंपली उसकी डेटा टाइप लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे और सेमीकोलन और ये डिक्लेयर हो जाएगा। और अगर उसको इनिशियलाइज करना है तो दो तरीके हैं, या तो यहीं पे हम इज इक्वल टू 0 लिखेंगे या फिर जो भी आपने वैल्यू देनी है, या फिर हम बाद में जी लाइक में उसको इज इक्वल टू जो भी हमने वैल्यू देनी है वो वैल्यू साइन कर देंगे, तो ये इनिशियलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं और उनकी डेटा टाइप बिल्कुल सेम है और मतलब सबको हमने इनिशियलाइज करना है, तो एक तरीका तो ये है ना कि हम ये num3 के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, num4 के नाम से वेरिएबल बना दिया, तो इन सब को हम इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इन तीनों की टाइप बिल्कुल सेम है तो हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि कॉमा num3 कॉमा num4, ये भी बिल्कुल सही तरीका है। इस तरह से भी सारे डिक्लेयर हो जाएंगे। और अगर इन सबको इनिशियलाइज करना है ना तो इसी एक लाइन में हम इन सबको इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहीं पे मैं अगर लिख दूँगा num2 इज इक्वल टू 10, num3 इज इक्वल टू 20 और num4 इज इक्वल टू 90, तो ये तीनों यहीं पे डिक्लेयर हो गए और यहीं पे इनिशियलाइज हो गए हैं। और ये मैं तुम्हें बिल्ड करके दिखाता हूँ तो देखो कोई एरर नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही चल रहा है। दूसरी बात ये कि अगर तुम्हारे पास एक वेरिएबल है और तुम चाहते हो कि इसकी वैल्यू आगे जाके कहीं चेंज ना हो, मतलब कि समझ लीजिए एक सिंपल वेरिएबल था टीचर, जिसकी वैल्यू थी यहाँ पे 10 और आगे जाके मैंने कहीं पे इसकी वैल्यू कर दी 30, तो ये तो ठीक है, मैं इसे बिल्ड करूँगा तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि आगे जाके इसकी वैल्यू कहीं पे चेंज ना हो सके मेरे प्रोग्राम में, मतलब एक दो मैंने उसको वैल्यू इनिशियलाइज करते हुए डिक्लेयर करते हुए असाइन कर दी ना 10, उसके बाद आगे जाके वो चेंज नहीं हो सकी, तो उसके लिए एक कीवर्ड यूज होता है कॉस्ट। अगर ये कॉस्ट मैं इसके पीछे लगा दूंगा ना, अब इसका मतलब है कि ये वेरिएबल num2 के नाम का जो है ये एक कांस्टेंट बन चुका है। अब कहीं जाके अगर मैं num2 इज इक्वल टू 30 करने की इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करूँगा और अब बिल्ड करता हूँ तो ये देखो इसने मुझे एरर दी है क्योंकि अब ये कांस्टेंट बन चुका है। और तीसरी बात ये कि जो एक वेरिएबल है उसका नाम हमेशा यूनिक होगा, जो मर्जी उसकी टाइप हो, मतलब एक एक और एक कैर, और इन दोनों का नाम क्या है num2। अब मैं ये ऐसा नहीं कर सकता, दोनों का सेम नाम नहीं रख सकता, हालांकि दोनों की डेटा टाइप बिल्कुल अलग है। लेकिन अब मैं बिल्ड करूँगा ना तो ये देखो मुझे एरर देगा, और एरर अगर मैं तुम्हें दिखा दूँ तो उसने कंसेप्टिव टाइप्स ऑफ num2, ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप एक नाम पे दो वेरिएबल हम नहीं बना सकते, सिंपल। तो जो भी नाम होगा वेरिएबल का वो हमेशा यूनिक होगा। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ मैंने तुम्हारी बुक खोली है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज का। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ओपन द आईडी स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर लैब फॉर राइटिंग सी प्रोग्राम्स। तो अगर तो तुम्हारे पास पीसी या कोई कंप्यूटर है तो मैंने पहले भी कहा था कि तुम लोग उसके अंदर कोई सी भी आईडी सी लैंग्वेज को जो कंपाइल कर सके वो इंस्टॉल कर लो। और मैंने रेफर किया था कि तुम लोग क्या कहते हैं कोटब्लॉक्स डाउनलोड कर लो, क्योंकि तुम्हारी बुक में ये यूज़ हुई है। और अगर कोटब्लॉक्स इंस्टॉल करनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देखिए तुम लोग इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम लोग बस वीडियो को बहुत से समझने की कोशिश करो। अच्छा, अगली चीज़ ये कि राइट द फॉलोइंग प्रोग्राम इन द एडिटर एंड सेव इट एज welcome.c। तो अगर तुम ये प्रोग्राम देखने की कोशिश करो तो बिल्कुल एक सिंपल सा प्रोग्राम है, तो तकरीबन हम हर लेक्चर में लिखते हैं, तो इसको दोबारा लिखने की कोशिश करेंगे। एक नई फाइल बनाते हैं, फाइल पर क्लिक किया, न्यू और एम्प्टी फाइल। अच्छा, अब सबसे पहले मैं इसके अंदर वो कोड लिख लेता हूँ जो उन्होंने लिख के दिया है बुक के अंदर। अच्छा, उसके प्रिंट वेलकम बैक टू सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हैशटैग इंक्लूड, ये देखो मुझे कोई वन सजेशन नहीं ना आ रही क्योंकि मैंने अभी तक इसको सी लैंग्वेज की तौर पर सेव नहीं किया। stdio.h पहले सेव कर लेता हूँ। चलो, लेक्चर 6.c के नाम से मैंने इसको सेव कर दिए। अब देखो उसका कलर भी चेंज हो गया, हैशटैग इंक्लूड, और यहाँ पे मैं कोनायो.h और उसके बाद इंट मेन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिटर्न 0। अब तुम लोग एक बात से कंफ्यूज हो सकते हो कि हमारी बुक के अंदर तो हमेशा वॉइड मेन यूज़ हुआ है, लेकिन आप जब भी लिखते हैं तो इंट मेन लिखते हैं और यहाँ पे रिटर्न 0। तो यार ये दो तरीके लिखने के, और स्टैंडर्ड तरीका ये है इंट के साथ आप लिखो मेन को हमेशा, ठीक है, वो भी गलत नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड तरीका ये इसलिए मैं फॉलो करता हूँ। उस तरह मैं लिखूँगा तो कुछ गलत नहीं है। चलो मैं तो लिख देता हूँ तुम्हारी आसानी के लिए, ये तो मैंने इसको उस तरह लिख। अच्छा, अब उन्होंने क्या लिखा होता है यहाँ पे सिंपली प्रिंट एफ, और
वेलकम टू सी लैंग्वेज। और अगर तुम लोग मेरी वीडियोस देखते हुए आ रहे हो तो तुम लोगों को पता होगा कि इसकी आउटपुट क्या होने वाली है, ठीक है, क्योंकि तकरीबन हर वीडियो में हमने ये काम कर चुके हैं हम ये। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ लिखा गया वेलकम टू सी लैंग्वेज, और नीचे गेट्स की वजह से अब ये वेट करें कि मैं कोई की प्रेस करूँ और इसको भी करेक्टर मिले। तो मैंने ये की प्रेस किया तो साथ ही हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये एक सिंपल सा एक प्रोग्राम उसने हमें लिखने को कहा था एक्सेस के अंदर। तो रन द प्रोग्राम टू सी वेलकम टू सी लैंग्वेज प्रिंटेड बाय द स्क्रीन एंड आउटपुट, और ये हमने करके देख लिया। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स वेरिएबल ऑफ appropriate डेटा टाइप टू स्टोर द पर्सनल डेटा अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, इनिशियलाइज दीज वेरिएबल्स विद द फॉलोइंग डेटा। अच्छा, एक हमने वेरिएबल बनाना है, फर्स्ट लेटर ऑफ नेम अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर बनाना है, उसके बाद उसका जेंडर, उसकी एज और उसकी हाइट। अच्छा सी, तो हमें पता है कि अगर हमने फर्स्ट लेटर उसने हमें कहा है तो वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए। ये लो, लेटर तो मैंने नाम रख दिया, और क्या होनी चाहिए, एक लेटर है तो ऑब्वियसली वो एक करेक्टर होगा, और यहाँ पर हमने लिख दिया ए, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ आवर बेस्ट फ्रेंड। तो नेक्स्ट उसका जेंडर क्या होना चाहिए, जेंडर भी या मेल होगा या फीमेल होगा, तो उसके लिए भी एम या एफ आई होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ करेक्टर जेंडर इज इक्वल टू एम, लेट्स से, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ है हाइट और एज और हाइट। तो एज के लिए क्या यूज़ होगा, एंड ना, एंड एज इज इक्वल टू लेट्स से 22। नहीं, मैंने लास्ट रीडिंग में बताया था कि एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अनसाइंड इंटीजर, ठीक है। और लास्ट थी हाइट, तो क्योंकि हाइट पॉइंट्स के अंदर भी हो सकती है तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे फ्लोट डेटा टाइप। ये बहुत ऑब्वियस है, फ्लोट हाइट इज इक्वल टू लेट्स से 2.2 मीटर, सही। अब तो बताओ कि एक कंट्री की अगर एक पॉपुलेशन हो तो उसके लिए हम क्या डेटा टाइप यूज़ करेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि पॉपुलेशन भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और पॉपुलेशन पॉइंट्स में भी नहीं हो सकती, तो हम यूज़ करेंगे अनसाइंड इंटीजर पॉपुलेशन, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दूंगा, और वो ये है कि तुमने मुझे काम करके दिखा रहे हैं कि समझ लो तुम्हारे पास एक वेरिएबल है नंबर 1, एक है नंबर 2, ठीक है। इसकी वैल्यू है 20, इसकी वैल्यू है 30। अब तुमने क्या करके दिखाना है मुझे, स्वैप। स्वैप का क्या मतलब होता है कि समझ लो ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है, इसके बाद अगर 5 रुपये हैं और मेरे पास 6 रुपये और हम दोनों ने आपस में अपने पैसे स्वैप कर लिए ना, तो मैंने अपने पैसे इसको दे दिए हैं और इसने अपने पैसे मुझे दे दिए हैं, और अब मेरे पास पैसे कितने हो गए, 5, और इसके पास हो गए 6, ठीक है। दिस इज स्वैपिंग। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब ये प्रोग्राम की जो प्रोग्राम मैंने हम लिख रहे हैं ना, एक, तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो हम लिख रहे हैं ना, इसके अंदर क्या हो, मैं तो प्रिंटिंग भी लिख के देता हूँ, प्रिंट एफ, और यहाँ तक जब ये प्रोग्राम पहुँचे कि यहाँ पे लिखा है num1 और उसकी वैल्यू परसेंटेज आई, का मतलब है कि यहाँ पे एक इंटीजर प्रिंट कर दे, और कौन सा इंटीजर, num1, ठीक है। सेम यही लाइन कॉपी यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे क्या आएगा num2, और यहाँ पे भी आ जाएगा num2, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ \n, मैंने तुम्हें बताया था \n से क्या होता है, यहाँ पे लाइन एंड हो जाएगी और प्रिंटिंग स्टार्ट होगी अगली लाइन से। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी देखो तुम लोगों को मैंने प्रिंट करके दिखाया, तो लिखा है num1 20 और num2 30। जब ये प्रोग्राम एंड और प्रिंटिंग हो ना, तुम लोग कुछ ऐसा करो कि num1 के आगे 30 लिखा और num2 के आगे 20 लिखा, इन दोनों की जो वैल्यूज़ है आपस में स्वैप हो गई। तो वीडियो यहीं पे पॉज कर दो और ये स्वैपिंग करने की कोशिश करो। हिंट मैं तुम लोगों को देता हूँ कि एक और वेरिएबल यूज़ कर लो, इंट लेट्स से हेल्पर, और उसकी वैल्यू 0 रख लो। ये यूज़ करके तुमने इनकी वैल्यू आपस में स्वैप करनी है, तो वीडियो पॉज कर दो। तो उम्मीद है तुम लोगों में से काफ़ी लोगों ने स्वैपिंग कर ली होगी, तो मैं तुम लोगों को करके दिखाता हूँ। अगर तुम लोगों ने ये किया ना कि num1 इज इक्वल टू num2 और num2 इज इक्वल टू num1, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि num1 के पास तो num2 की वैल्यू आ गई, ठीक है, उसके पास वैल्यू अब क्या आ गई 30। अब num1 इक्वल है 30 के, लेकिन यहाँ पे अगर जब num2 इज इक्वल टू num1 करें ना, तो num1 की वैल्यू अब चेंज हो चुकी है, अब वो 30 है, 20 नहीं है। तो क्या होगा, num2 के पास दोबारा 30 आ जाएगा, तो दोनों के पास 30 आ गए, और हमने ये नहीं करना था।
तो हेल्पर मैंने इसीलिए तुम लोगों को कहा था कि हेल्पर यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हेल्पर भाई आप ऐसा करो, num1 की जो ओरिजिनल वैल्यू है इसको थोड़ी देर हमारे लिए संभाल के रखो, और num1 की अब वैल्यू हम किसके इक्वल कर देंगे, num2 के इक्वल। ठीक है, तो num1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 30, और num2 को हम किसकी वैल्यू साइन करेंगे, हेल्पर की। क्यों, क्योंकि हेल्पर के पास num1 की ओरिजिनल वैल्यू पड़ी हुई है जो चेंज होने से पहले थी। तो num2 के पास अब क्या आ जाएगा 20। तो अब इन दोनों की वैल्यू स्वैप हो गई है, मैं तुम्हें रन करके दिखाता हूँ। ये देखो num1 के पास आ गए 30 और num2 के पास आ गए 20, जबकि num1 की ओरिजिनल वैल्यू 20 थी और num2 की ओरिजिनल वैल्यू 30। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही स्वैपिंग कर रहा है। सो आगे चलते हैं, प्रोग्रामिंग एक्चुअली हमारी ख़त्म हो गई है।